शहजादी की चुप रात के सुनाटे में महल की फसीलों पर चांदनी यूं उतरी थी जैसे आसमान अपनी सफ़ेद चादर बिछाकर जमीन से कोई राज कहना चाहता हो। महल के बागीचे में हर शय थम गई थी। पत्ते साकित थे, हवाएं मध्यम और सितारे जैसे पलकें झपकना भूल चुके थे। इस खामोशी में एक और खामोशी सांस ले रही थी, गहरी, प्रासरार और दिल को छू लेने वाली। ये खामोशी शहजादी अनाया की थी, जो बरसों से महल की सबसे हुसैन, सबसे बावकार और सबसे चुप शख्सियत थी। अनाया जब चलती थी तो उसके कदमों की आहट गुलाब की पनखड़ियों पर पड़ने वाली शबनम की मानंद महसूस होती थी। इसके बालों की लट्ठियां जब कुंधों से फसलती थीं तो यूं लगता था जैसे रात आसमान से उतरकर जमीन पर खेलने आ गई हो। इसकी आंखें खामोश झीलों जैसी थीं, जिनमें हर सवाल डूबता और हर जवाब गुम हो जाता। मगर इन आंखों में कुछ था, एक गहरा दर्द, एक साकित सवाल, एक न बोला गया किस्सा। लोग कहते थे वो गूंगी है, कुछ कहते थे वो बोलना नहीं चाहती, और कुछ उसे जादू का असर कहते, मगर किसी को सच कभी मालूम ना हो सका। बादशाह ताजुद्दीन सल्तनत नूर का फरमानरवा अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उसे मेरी खामोश सल्तनत कहकर पुकारता। दरबार में बैठे वो अक्सर अनाया की तरफ देख कर कहता, मेरी बेटी बोले न बोले, मगर उसकी खामोशी मेरे दिल की धड़कन है। अनाया हमेशा अपने कमरे की झरोकी से बाग की तरफ देखती रहती, जैसे वो किसी और दुनिया में रहती हो, किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार करती हो जो उसे समझे बगैर सवाल किए सिर्फ उसकी चुप सुन ले। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि शहजादी अनाया के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश किया जाएगा। उसके अल्फाज थे, मेरी बेटी का दिल जीतने वाला वही होगा जो उसकी खामोशी को समझ सके, उसके सुकूत में छिपे लफ्ज़ों को सुन सके। ये ऐलान सल्तनत के तीनों अतराफ में गूंज उठा। 3 शहजादे, 3 रियासतों से 3 मुख्तलिफ फितरतों के लोग शहजादी का दिल जीतने के लिए रवाना हुए। पहला शहजादा यूसुफ था। वो जंगजू दिल, बहादुर और तलवार का माहिर था। उसने शहजादी के लिए कीमती हीरे, शाही लिबास और अपनी फुतूहात की दास्तानें लाएं। दरबार में उसने तलवारबाजी का मज़ाहिरा किया, अपने जिस्म पर लगी जख्मों की निशानदही की और कहा, मैं वो हूँ जिसने दुश्मनों के किले गिरा दिए, मैं वो हूँ जो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता है। अनाया खामोश रही। उसने शहजादे की तरफ एक बार देखा, उसकी आंखों में झांका और फिर नजरें झुका लें। ना एक मुस्कुराहट, ना कोई इशारा, जैसे सब कुछ देखा, सुना और फिर दिल ने कहा नहीं। दूसरा शहजादा फरहाद था, जिसके लबों पर हमेशा गज़ल के मिसराए होते थे। वो शायर था, मूसीकार था और जज्बात का माहिर। उसने अनाया के लिए एक नज़्म लिखी, गिटार पर धन छेड़ी और उसकी खामोशी को चांद की चमक, बहते पानी की गूंज और टूटे हुए ख्वाबों का अक्स कहा। वो बाग में बैठा गाता रहा, बारिश में भीगता रहा, मगर शहजादी की पलकें न भीगें, ना हंसी न रोना, जैसे उसकी आवाज़ भी खामोशी के समंदर में डूब गई हो। तीसरा शहजादा आसिफ इल्म और दानिश का पैकर आया तो किताबों, कलम और सवालात के साथ। उसने शहजादी के सामने बैठकर नरमी से कहा, अगर आप नहीं बोल सकते तो क्या लिखकर अपना दिल कह सकती हैं? आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपका दुख, कुछ तो होगा जो आप जाहिर करना चाहेंगी। अनाया ने आहिस्तगी से अपनी उंगली फजा में घुमाई, एक दायरा बनाया, जैसे वक्त के किसी पुराने पहिए को जगा रही हो। फिर आसमान की तरफ देखने लगी। आसिफ कुछ न समझ सका, मगर उसे ऐसा लगा जैसे कोई कहानी उसके सामने अनकही रह गई हो। दिन गुजरते गए, शहजादी का फैसला न आया। तीनों शहजादे इंतजार में बैठे रहे। दरबार में लोग चहमेगोइयां करने लगे कि शायद शहजादी को कोई पसंद नहीं आया, या शायद बादशाह खुद फैसला करेगा। मगर बादशाह जानता था कि उसकी बेटी के दिल में कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो लफ्ज़ों से नहीं निकल सकता, मगर खामोशी से महसूस हो सकता है। एक रात जब महल की सब रोशनियां गल हो चुकी थीं, बादशाह खामोशी से अनाया के पीछे बाग में चला आया। शहजादी हौज के पास बैठी चांद की परछाइयों में खोई हुई थी। बादशाह ने उसके पास बैठकर कहा, अनाया मेरी जान, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती हो तो मत कहो, मगर क्या मैं तुम्हारी खामोशी को सुनने के काबिल हूँ? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी आंखों में ये गहरी सी नमी क्यों छिपी है? अनाया ने कोई जवाब न दिया।
बस अपनी अंगली हौज के पानी में डुबोई और एक दायरा बनाया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बादशाह ने उसकी आंखों में वही पुराना दुख महसूस किया जो बरसों पहले उस रात में छिप गया था जब सब कुछ बदला था। बादशाह का दिल धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम किसी को याद कर रही हो? शहजादी ने आहिस्ता सिर हिलाया। क्या वो अब यहाँ नहीं? आंखों से एक आंसू बहा और हौज में गुम हो गया। ये वो लम्हा था जब बादशाह ने फैसला किया कि तीनों शहजादों को एक आखिरी मौका दिया जाए। अगले 7 दिन तक हर शहजादा शहजादी के साथ वक्त गुजारेगा, उसे समझेगा और खुद को उसके करीब लाने की कोशिश करेगा, मगर बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी दलील के। महल में ये खबर फैल गई। हर कोई उस आजमाइश की शिद्दत को महसूस कर सकता था। तीनों शहजादे तैयार होने लगे, मगर अनाया, वो चुप थी, वही पुरानी, खामोश और धीरे धीरे कुछ और भी गहरी हो गई थी, जैसे वो किसी तूफान के आने की खबर दे रही हो, बगैर कुछ कहे, सिर्फ अपनी आंखों से। और उस खामोशी में एक कहानी छिपी थी, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो न सिर्फ दिल को चीर दे बल्कि तख्त व ताज को भी हिला दे। रात की घड़ियां आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थीं। महल में हर दीवार, हर रोशनदान और हर स्तून एक अनजाने इंतजार में डूबा हुआ था। महल के मशरिकी कमरे में शहजादी अनाया अपनी खामोशी की चादर ओढ़े दरीचे के पास बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे को छोकर उसे एक ऐसी मूर्त बना चुकी थी जिसमें नूर भी था और दर्द भी। उसके सामने जो बाग था वो सदियों की संभाल रखी हुई ख्वाहिशों से भरा हुआ लगता था, और इस बाग में वो राह थी जिस पर अगले 7 दिन में 3 शहजादों ने बारी बारी इसका दिल जीतने की कोशिश करनी थी। पहला दिन शहजादा यूसुफ का था। वो तुलुआ आफताब से पहले तैयार हो चुका था। उसकी आंखों में यकीन और गुरूर की चमक थी। वो अनाया के सामने एक सिपाही की तरह पेश होना चाहता था, मजबूत, निडर और पर एतमाद। मगर जब वो शहजादी के करीब पहुंचा तो सारी तैयारी जैसे धंध बनकर छूट गई। शहजादी खामोश बैठी थी, इसकी आंखें यूसुफ के चेहरे पर रखें, मगर उनमें न हैरत थी न खुशी। यूसुफ ने उसे महल की छत पर ले जाने की ख्वाहिश की जहां से पूरी सल्तनत नजर आती थी। वो कहने लगा, ये सब मैं तुम्हारे लिए जीत सकता हूँ, बस तुम एक बार चाहो। तुम्हें खामोश रहने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें महफूज रखूँगा। शहजादी ने सिर्फ नीचे देखा, छत से महल के बाग की तरफ। वो बोली नहीं, सिर्फ हल्की सांस ली, जैसे उसकी बातें कुछ लम्हों के बाद फ़ज़ा में तहलील हो गई हों। फिर यूसुफ ने उसे तीर अंदाज़ी दिखाई, घोड़े पर सवारी की दावत दी और यहाँ तक कि खफिया ख़जाने तक ले गया जहाँ सल्तनत के नायाब हीरों का ज़ख़ीरा था। मगर शहजादी की आंखों में वही खालीपन रहा। वो न किसी चीज़ पर चौंकी, न किसी चीज़ पर खुश हुई। यूसुफ ने महसूस किया कि ये लड़की ख़जाने की नहीं, किसी और दुनिया की प्यासी है। वो शकिस्त खुर्दा सा वापस लौटा। अगले दिन शहजादा फरहाद आया। उसने पहले ही महल के शमाली बाग में एक नन्हा सा मंच सजा दिया था जहां मौसीकी बिखरी हुई थी, पुरब्तों की खुशबू बस रही थी और परिंदों के नगमे गूंज रहे थे। फरहाद ने शहजादी को कहा, अगर तुम्हारी खामोशी एक साज होती तो वो कैसा बजता। और फिर वो बांसुरी बजाने लगा, एक ऐसी धन जो हुआ में तहलील होकर हर दरख्त, हर पत्ते को चुपचाप रुला देती थी। शहजादी ने चुपचाप सुना। उसकी पलकें कभी आहिस्ता झपकते हैं तो कभी आंखें आसमां की तरफ उठ जाते हैं, जैसे कुछ याद आ रहा हो। फरहाद ने फिर इशार पढ़े, ऐसी गज़लें जो उसने सिर्फ इस लम्हे के लिए कही थीं। वो अनाया की खामोशी को लफ्ज़ों की माला में परोता रहा, मगर जवाब में उसे सिर्फ एक सरद आह मिली। जब वो खामोश हुआ तो शहजादी ने उसकी तरफ देखकर बहुत धीमी सांस ली, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन होंठ साथ नहीं दे रहे हों। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर वो फिर पलट कर चली गई, जैसे उसमें कुछ उम्मीद थी जो फिर दिल ने तोड़ दी। तीसरे दिन शहजादा आसिफ आया। वो खामोश था। उसके हाथ में सिर्फ एक किताब थी जिस पर लिखा था, खामोशियों की लगत। वो शहजादी के साथ बाग के एक सुनसान कोने में बैठा जहां दोनों की सांसें भी सुनाई देती थीं। उसने किताब खोली और कहा, ये किताब अभी खाली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी खामोशी में वो कहानी लिखो जो तुम्हारी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं पूछूंगा, बस तुम जैसी हो वैसी रहो। अनाया ने उसकी तरफ देखा, जैसे कई साल बाद किसी ने पहली बार ये कहा हो कि उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आसिफ रोज़ उसके साथ बैठता,
दोनों चुप रहते, सिर्फ कभी कभार एक दूसरे की आंखों में देखते, या जमीन पर इंगली से कुछ बनाते, या बस हुआ को सुनते। आसिफ ने कोई सवाल ना किया, न इजहार किया, ना मोहब्बत का, न ख्वाहिश का। वो सिर्फ खामोशी को उसकी पूरी ताकत से जीने आया था। 7 दिन मुकम्मल हो गए। तीनों शहजादे अपने अपने कमरे में बादशाह के फैसले के मंतजर थे, मगर बादशाह ने फैसला शहजादी के हाथ में दे दिया। उसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती कभी नहीं रोका, आज भी तुम्हें ज़बरदस्ती कुछ करने को नहीं कहूँगा। अगर तुम चाहो तो सबको मना कर दो, या अगर तुम्हें किसी की खामोशी अपनी लगती है तो वो तुम्हारा मकदर हो सकता है। अनाया ने ना कुछ कहा, न कुछ लिखा। वो चुपचाप उठी, महल के उस हिस्से में गई जहाँ तीनों शहजादे इंतज़ार में थे। पहले वो यूसुफ के सामने रखी। शहजादा संभल कर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, मगर इनाया ने सिर्फ सर हिलाया, जैसे शुक्रगुजार हो, मगर जवाब ना हो। वो आगे बढ़ गई, फरहाद की तरफ आई। वो एक नया शेर सोच रहा था। अनाया ने उसकी तरफ देखा, पलकें बंद कीं और आंख खोलें। एक खामोश शुक्रिया, और फिर वो आगे बढ़ गई। अब वो आसिफ के सामने थी। आसिफ का दिल धड़कने लगा। वो नहीं जानता था कि उसकी खामोशी कबूल होगी या मुस्तरद। अनाया कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही, फिर अपनी अंगली से उसकी हथेली पर एक दायरा बनाया, जैसे वही जो उसने पहली बार अपने वालिद के सामने पानी में बनाया था। फिर उसने आहिस्ता से अपनी पेशानी उसके हाथ पर रख दी। ये ऐलान से ज़्यादा गहरा लम्हा था। बादशाह ने जब ये मंजर देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने कहा, इनाया ने फैसला कर लिया है। खामोशी के अल्फाज लिखने वाला आज से मेरा दामाद और सल्तनत का वली अहद होगा। महल में जश्न का समा था, मगर अनाया अब भी चुप थी। और आसिफ, वो जानता था कि शायद अनाया कभी ना बोले, मगर उसे सुनने के लिए आवाज़ की नहीं, दिल की ज़रूरत थी। मगर इस कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ, क्योंकि खामोशी के अंदर एक राज था, एक ज़ख्म, एक हादिसा जिसने अनाया को बोलने से रोका। वो राज अभी पर्दे में था, और अनाया की चुप वो सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि एक इंतकाम, एक कुर्बानी और एक सच की चादर थी। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर चढ़ रहा था। महल की छतें जर्द रोशनी में नहा रही थीं। शहजादी अनाया अपनी चुप के नए मोड़ पर खड़ी थी। अब वो आसिफ की हो चुकी थी, मगर उसकी खामोशी बदस्तूर कायम थी। आसिफ जानता था कि खामोशी फ़कत खामोशी नहीं होती, वो एक दरिया होती है जो बज़ाहिर सुकून में बहता है, लेकिन उसके नीचे कितनी गहराइयाँ, कितनी गर्दाबें और कितनी उनकही कहानियाँ छिपी होती हैं, कोई नहीं जानता। अनाया का दिल एक राज से भरा हुआ था, और वो राज एक ऐसा ज़ख्म था जो बोलने नहीं देता था। मगर वो ज़ख्म कैसे लगा, वो कब लगा, ये सिर्फ अनाया जानती थी, या शायद वो शख्स जिसने वो ज़ख्म दिया था। शादी के चंद दिन बाद आसिफ और अनाया ने महल के पिछले बाग में वक्त गुजारना शुरू किया। वो जगह बहुत खामोश और सुनसान थी, जहाँ अक्सर कोई नहीं जाता था। वहाँ एक पुराना कनवा था, और उसके अर्द-गिर्द झाड़ियाँ और बेलें उगी हुई थीं। एक दिन जब वो दोनों वहाँ बैठे थे, आसिफ ने नरमी से कहा, अनाया, मैं तुमसे कुछ नहीं जानना चाहता, अगर तुम नहीं चाहती, लेकिन अगर कभी तुम्हारा दिल चाहे तो मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। अनाया ने उसकी तरफ देखा, कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से कनवे के किनारे जा बैठी। उसने अपनी अंगली से मिट्टी पर कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप गया। आसिफ ने उस लम्हे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसके बराबर बैठ गया। उसकी मौजूदगी ही शायद वो वाहिद चीज़ थी जो शहजादी को एहसास दिलाती थी कि वो अकेली नहीं है। अगली रात एक अजब वाक़या पेश आया। महल के मुहाफिजों ने बताया कि बाग के पास कुछ आहटें सुनाई दें। ऐसा लगा जैसे कोई उन देखे रास्ते से महल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा हो। आसिफ ने फौरन महल की निगरानी बढ़ा दी, लेकिन जब वो अगली सुबह अनाया के पास गया, वो बहुत खामोश और सहमी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनजानी वहशत थी। उसने आसिफ का हाथ पकड़ा और उसे महल की एक पछली गैलरी में ले गई, जहां एक बंद दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा बरसों से बंद था और किसी को उसके पीछे की हकीकत मालूम नहीं थी। अनाया ने आसिफ की तरफ देखा और पहली बार आंखों में कुछ वाज़ेह सवाल नजर आए। आसिफ ने सिर हिलाया जैसे इजाज़त दे रहा हो और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा जंग आलूद था, मगर जब खुला
तो अंदर एक तारीक कमरा था जिसमें सिर्फ एक कुर्सी और एक आहनी संदूक रखा था। अनाया आहिस्ता से आगे बढ़ी, संदूक के करीब गई और उस पर रखा कपड़ा हटा दिया। संदूक खोला तो उसमें एक पुराना ताज, कुछ कागजात और एक छोटा सा नीला रुमाल रखा था। आसिफ ने गौर से वो कागजात उठाए। ये पुराने खतूत थे जिन पर बादशाह के दस्तखत थे। वो किसी और रियासत से किए गए वादे की दस्तावेजात थीं, जिसमें अनाया का रिश्ता किसी दुश्मन रियासत के शहजादे से तय किया गया था, तब जब वो सिर्फ 7 साल की थी। ये राज किसी को मालूम न था। बादशाह ने कई बरस पहले वो वादा तोड़ दिया था, मगर जिस रियासत से रिश्ता तय हुआ था वो उसे भूले न थे। वो खामोशी से इंतकाम की तैयारी कर रहे थे। अनाया को यही राज मालूम हो गया था, इसीलिए वो बचपन से खामोश हो गई थी, क्योंकि जिस दिन उसने अपने कमरे में उस दुश्मन रियासत के कासिद को छिपे देखा था, वो डर गई थी। वो जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो शायद उसका बाप खतरे में पड़ जाए। उसने चुप रहकर सब सहा। वो सिर्फ 10 साल की बच्ची थी, मगर इतनी समझदार थी कि अपनी खामोशी से सल्तनत को बचाती रही। आसिफ ने वो सब कुछ समझ लिया। वो जानता था कि अनाया का जख्म सिर्फ एक रिश्ता या जुल्म का नहीं, बल्कि एक पूरे बचपन का है जो उससे छन गया था। वो किसी दिन बच्ची ही ना बन सकी, क्योंकि उसे जबरदस्ती चुप करा दिया गया था। इस रात आसिफ ने बादशाह को सारा हाल सुनाया। बादशाह सदमे में आ गया। वो अपनी बेटी के दर्द से वाकिफ न था और अब वो एहसास जुर्म में डूबा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो खुद उस दुश्मन रियासत से बात करेगा और सुलह की नई बुनियाद रखेगा, ताकि अनाया की खामोशी सिर्फ याद न रहे, बल्कि वो फिर से बोलने लगे। कई दिन गुजरे, हालात बदले। अनाया आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी। उसकी आंखों में अब थोड़ा सुकून था। वो रोज आसिफ के साथ दरख्तों के साए में बैठती और कभी कभार आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती। और फिर एक दिन जब आसिफ और अनाया कनवे के पास बैठे थे, अनाया ने एक छोटा सा फूल तोड़ा और आसिफ के हाथ में रख दिया। आसिफ ने देखा तो वो फूल नीले रंग का था, वैसा ही जैसा संदूक में रखा रुमाल। उसने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी खामोशी का रंग है। अनाया ने उसकी तरफ देखा और पहली बार होंठ हिलाए, बहुत धीमी आवाज, जैसे हवा के झोंके, जैसे ख्वाबों का सरगोशी। उसने कहा, आसिफ, ये सिर्फ एक लफ्ज था, मगर आसिफ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सदा। वो जानता था कि अब उसकी मोहब्बत ने खामोशी की जंजीर तोड़ दी है। अनाया ने बोलना शुरू कर दिया था। महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। सुबह के पहले लम्हों में नर्म सी हुआ महल के बागों में चुपके से चलती फिरती थी। हर शय खामोश पर सुकून, लेकिन इस सुकून के पीछे कोई अधूरा सा सवाल छिपा हुआ था, जैसे कुदरत भी जानती हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शहजादी अनाया अब कुछ बोलने लगी थी। उसकी खामोशी अब सिर्फ लम्हाती हो गई थी, लेकिन वो गहराई अब भी बाकी थी जो बरसों की चुप ने उसकी रूह में बसा दी थी। आसिफ उसकी हर बात को, हर खामोश लम्हे को, हर आंख के इशारे को समझने की कोशिश करता था। वो मोहब्बत जो अल्फाज की मोहताज नहीं, आसिफ और अनाया के बीच परवान चढ़ रही थी। एक दिन जब वो दोनों बाग के गोशे में बैठे थे, अनाया ने आसिफ से कहा, मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ एक बार उस जगह चलो जहां मेरा बचपन दफन हुआ था। आसिफ चौंका, लेकिन उसने सिर हिला दिया। और अगले दिन वो दोनों महल से निकलकर उस पुराने किले की जानिब रवाना हुए जो कभी अनाया की नानी के ज़ेर इस्तेमाल था। किला अब खाली था, टूटा फूटा, दीवारों पर वक्त की गर्द जम चुकी थी, मगर उसके बीचों बीच एक कमरा ऐसा था जहां अनाया के बचपन की यादें कैद थीं। जब वो कमरे में दाखिल हुई, उसकी सांस जैसे रक गई हो। दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर में अनाया अपनी वालदा के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। आसिफ को पहली बार मालूम हुआ कि अनाया की वालदा, जो अब दुनिया में न थीं, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ थीं। अनाया की चुप उस दिन शुरू हुई जब उसने अपनी माँ को दुश्मन रियासत के नुमाइंदे से झगड़ते देखा। माँ ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। ये वो राज था जो अनाया बरसों से छिपाए हुए थी। ये उस चुप की जड़ थी, वो खौफ जिसने ज़बान को जंजीरों में जकड़ दिया था। आसिफ ने नरमी से अनाया का हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अनाया की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने आसिफ के कंधे से सिर टुका दिया और कई लम्हों बाद उसकी ज़बान से वो सब कुछ निकलने लगा जो बरसों से बंद था। उस रात खुले के उस पुराने कमरे में आसिफ और अनाया ने मोहब्बत, दुख और कुर्बानी का वो पहलू देखा जिसने उनकी रूहों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। लेकिन महल में अब एक नया खतरा मंडला रहा था।
दुश्मन रियासत ने न सिर्फ पुरानी दस्तावेजात निकाल ली थीं, बल्कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो अनाया को अपनी रियासत का हिस्सा समझते हैं और अगर उसे वापस न किया गया तो जंग नागजीर होगी। बादशाह ने दरबार में तमाम वजीरों को बुलाया। महल में बेचैनी फैल गई। आसिफ ने पेशकश की कि वो खुद दुश्मन रियासत जाकर बात करेगा। बादशाह पहले तो हचकचाया, लेकिन फिर उसे इजाज़त दे दी गई। अनाया को ये बात सुनकर धचका लगा। वो जानती थी कि दुश्मन रियासत के लोग कितने चालाक और सिंगदिल हैं। उसने आसिफ को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आसिफ ने नरमी से कहा, अनाया, ये सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं, अब ये हमारी जंग है और मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। अनाया ने आसिफ के सीने से लगकर वो अल्फाज कहे जो शायद सदियों तक उसके दिल में कैद थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मेरी वो आवाज़ हो जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। आसिफ ने वादा किया कि वो ज़रूर लौटेगा और सच्चाई के साथ लौटेगा। अगली सुबह आसिफ रवाना हो गया। रास्ते पर उसके साथ सिर्फ चंद वफादार मुहाफिज थे, मगर उसका हौसला पहाड़ों जैसा था। वो दुश्मन रियासत के दरबार में दाखिल हुआ और बड़ी जर्रात से उनके सामने खड़ा होकर बोला, अनाया अब तुम्हारी नहीं, वो अब मेरे दिल की मलका है। अगर तुम्हें लगता है कि ताकत से उसे छीना जा सकता है तो तुम गलती पर हो। मोहब्बत कभी जंग से हारी नहीं। दुश्मन बादशाह गुस्से में आ गया। उसने आसिफ को कैद में डालने का हुक्म दे दिया, मगर आसिफ ने एक बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया, मैं कैद में जा सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल को कैद नहीं किया जा सकता। इधर महल में अनाया का दिल तड़प रहा था। जब उसे आसिफ की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसने पहली बार दरबार में सबके सामने बोलने का फैसला किया। उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी माँ की कुर्बानी, अपनी खामोशी और अपने दिल की आवाज़। महल का हर फर्द अबदीदा हो गया। बादशाह ने फौरन ऐलान किया कि अगर आसिफ को कुछ हुआ तो वो जंग के लिए तैयार हैं। अनाया ने एक आखिरी फैसला किया, वो खुद दुश्मन रियासत जाएगी, अपने महबूब को आज़ाद कराने, अपनी मोहब्बत को बचाने। रात की तारीकी में महल की फसीलें खामोश खड़ी थीं, जैसे हर एंट, हर सतून अनाया की तड़प सुन रहा हो। आसिफ की गिरफ्तारी ने अनाया की रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। बरसों की चुप, जो एक बार टोटी थी, अब चीख बन चुकी थी। वो शहजादी न रही थी जो खामोशी से जुल्म सहती थी। वो लड़की थी जो अपनी मोहब्बत के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। अनाया ने बादशाह से कहा, अब मजीद खामोशी मुमकिन नहीं। अगर आसिफ को बचाने के लिए मुझे दुश्मन रियासत के दरबार में जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब निगाहें बादशाह पर मरकूज थीं। बादशाह की आंखों में एक बाप का खौफ था, लेकिन उसने अनाया की आंखों में वो इज़्म देखा जो कभी उसकी मुल्का की आंखों में झलकता था। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने सर हिला दिया, जाओ, मगर तुम तन्हा नहीं जाओगी। मैं अपनी फौज का सबसे बहादुर दस्ता तुम्हारे साथ भेजूंगा। अनाया ने सिर झुकाकर इजाज़त ली। अगली सुबह वो शाही लिबास की जगह एक सादा मगर बावकार अबाया पहने दुश्मन रियासत की जानिब रवाना हुई। इसके साथ महल के ख़ास मुहाफिज, एक सफ़ीर और दिल में मोहब्बत की चंगारी थी जो हर खौफ को जला सकती थी। रास्ते में उसे आसिफ के बचपन के किस्से याद आते, वो बातें, वो मुस्कुराहटें, वो वादे जो खामोशी में भी कह दिए गए थे। वो जानती थी कि आसिफ सिर्फ एक इंसान नहीं, वो उसकी ज़िंदगी की आवाज़ है, उसकी सांस है, और वो किसी कीमत पर उसे खोने को तैयार नहीं। जब वो दुश्मन रियासत पहुंची तो दरबार में उसकी आमद ने सबको हैरान कर दिया। दुश्मन बादशाह, जो सख्त दिल और बेरहम मशहूर था, पहली बार एक शहजादी को इतने वक़ार से आते देख रहा था। अनाया ने सीधा उसके सामने जाकर खड़े होकर कहा, मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत तुम कैद में रखे बैठे हो। अगर तुम समझते हो कि किसी को कैद करके दिल जीते जा सकते हो तो तुम्हारी रियासत सिर्फ दीवारों से बनी है, दिलों से नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। दुश्मन बादशाह ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, और अगर मैं उसे छोड़ने से इनकार कर दूं? अनाया की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ इज़्म था। उसने कहा, तो फिर मैं कैद होने को तैयार हूं, मगर याद रखना, एक चुप शहजादी ने अगर ज़बान खोल दी तो तुम्हारे महल की दीवारें लर्ज़ जाएंगी। ये वो लम्हा था जब दुश्मन बादशाह को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक आशिक को कैद नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरी सल्तनत की गैरत को लिलकार रहा है। उसने हुक्म दिया कि आसिफ को लाया जाए। आसिफ के चेहरे पर थकन थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र अनाया पर पड़ी, एक नया हौसला उसकी आंखों में जाग उठा। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए,
और पहली बार सबके सामने अनाया ने आसिफ का हाथ थामा। तिश्मन बादशाह ने कहा, तुम्हें ले जाओ, मगर याद रखना मोहब्बत कमज़ोरों का हथियार है। अनाया ने एक धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, मोहब्बत वो हथियार है जो सबसे ताकतवर दिल को भी झुका सकता है। वो दोनों महल लौट आए। रास्ते में बादशाही फौज ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। महल में जश्न का समा था, लेकिन अनाया और आसिफ के दिल में एक सुकून था जो हर शूर से बुलंद था।